मुत्तफ़िका आइन इस मुल्क में शहीद से पहले दो लोग भी किसी चीज़ पे बताया था, लगारी साहब ने एग्री नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने पूरी नेशनल असम्बली को एक मुत्तफ़िका आइन पे एग्री कराया जिसमें मजहबी जमात के लोग थे, ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के वजूद से भी इत्तेफाक नहीं करते थे, उन सब को इकट्ठा किया और एक मुत्तफ़िका आइन पास कराया। आइन की पासदारी हम सबका फ़र्ज़ है। जो भी इस मुल्क का शहरी है उसको ज़रूरी है कि वो आइन पे अमल करे, आइन का दिफा करने। आइन को कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज़ हैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। जब हम हल्फ उठाते हैं तो सिर्फ 3 क्लासेस हैं। एक आम शहरी का काम नहीं है आइन का दिफा करना, ना किसी वर्दी वाले का काम है आइन का दिफा करना। आइन का दिफा सिर्फ लेजिस्लेचर, जब आप ओथ उठाते हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेट का, तो आप कहते हैं कि जी आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप एग्जीक्यूटिव कोई वजीर बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं, वजीर आला बनते हैं, सूबाई या वफाकी वजीर बनते हैं, तब भी आप ये हलफ उठाते हैं। और तीसरा हलफ जुडिशरी उठाती है इस चीज़ का। मार्शल्लाह आया, ज़ियाउल हक ने सिर्फ लेजिस्लेचर को कमज़ोर करने के लिए उसने उन 3 कंडीशंस को, जो क्वालिफिकेशंस थी, उनको 7 बना दिया। अब कोई और मेरे लिए, मेरे वोटर्स नहीं, कोई और मेरे लिए ये फैसला करता है कि मैं ईमानदार हूँ कि नहीं हूँ, कोई और फैसला करता है कि जी मैं इस्लामी नज़रियों का पासदार हूँ कि नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ कि नहीं हूँ, राइटस हूँ कि नहीं हूँ, सगेशियस हूँ कि नहीं हूँ। 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई तो इन सारी जिन्होंने लेजिस्लेचर को कमज़ोर किया, उन सारी चीज़ों को हटा के बाहर फेंक देना चाहिए। इश्यूज थे, होंगे। मेरा ये ख्याल है, बहुत ही एहतराम के साथ जस्टिस मकबूल बाकर साहब बैठे, दो ही मेरे खिलाफ भी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, लेकिन इन्होंने मेरी वो जो ही वॉज हेडिंग द बेंच, जिन्होंने, और रशीद रिजवी साहब मेरे वकील थे उस केस में, जिन्होंने उसको डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म किया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई और बैठे थे। 2010 से पहले आर्टिकल 62 और 63 इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके बाद तो जी जजेस, जुडिशरी बहुत ही एहतराम के साथ बीच में आई और उन्होंने कहा जी ये सियासतदानों को, लेजिस्लेचर को कमज़ोर करने का शायद यही तरीका है। हर एक ने वो खुद उठा के, कोई कहता है इतनी वेरिड जजमेंट्स हैं, कोई कहता है कि जी रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है, कोई कहता है नहीं जी इसलिए कि वो भी कोर्ट ऑफ लॉ है। जो 1976 का रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट था, आप रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होते थे, अपने कागजात नामजदगी दिखाते थे। कागजात नामजदगी दिखाने के बाद अगर वो आपके कागजात को दुरुस्त करार देता था तो उसके खिलाफ कोई अपील थी ही नहीं। देयर वाज नो अपील अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। लेकिन उसके बाद वही ज़ियाउल हक ने एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशंस के खिलाफ भी अपीलें, ट्रिब्यूनल्स बिठा दिए और एक सिलसिला चल पड़ा। और ये मैं सिर्फ ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो 3 लोग थे, जो 3 क्लासेस थी जिन्होंने प्रोटेक्ट, डिफेंड और प्रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन को करनी थी, लेजिस्लेचर को पहले ऐसे कमज़ोर किया गया और हम आज तक कमज़ोर हैं। आर्टिकल 225 आई बिलीव, जो कि कहता है अगर एक बार मैं इलेक्ट हो जाता हूँ, लेजिस्लेचर में आता हूँ, 5 साल की टर्म होती है, मेरे अगर सर पे तलवार लटकी रहेगी कि 4 साल और 364 डे पे मुझे कोई डिस्क्वालीफाई कर देगा, इसलिए कि यही होता रहा है, 4 साल बाद लोग डिस्क्वालीफाई हुए। लेजिस्लेचर के ये डर होगा कि वो किसी वक्त भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वो फ्रीली कैसे काम करेगा। एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 248 के ज़रिए इम्यूनिटी हासिल है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, ये इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी किसी कोर्ट ऑफ लॉ को आंसरेबल नहीं है। मुझ समेत मेरी काबीना के सारे लोग कोर्टों में इस वक्त, मेरा ख्याल है, इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। और उसमें बहुत ही एहतराम के साथ जुडिशरी के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डराया जाता है। अब ये अगर जुडिशरी इतनी वीक हो गई है तो वो जो लास्ट होप फॉर डेमोक्रेसी, उसमें डर लगने लगता है। अब वापस लाने के लिए चेयरमैन बिलावल साहब बैठे हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस सारे हमारे बैठे हैं,
क्योंकि वी नीड टू ब्रिंग द 73 कॉन्स्टिट्यूशन बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप. इट्स नॉट इन इट्स ओरिजिनल शेप. We need to give the legislature more power. नेशनल असेंबली पावरफुल कब होगी? जब नेशनल असेंबली के मेंबरान पावरफुल होंगे. इमारत एक इंस्टीट्यूशन पावरफुल नहीं होती, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए. अगर आप उनको ऐसे ही डराते धमकाते रहेंगे कि वो हर वक्त डरें, तो वो कहाँ से अपना काम दुरुस्त कर सकेंगे, कैसे पब्लिक को सर्व कर सकेंगे? मेरे हिसाब से तो उस वक्त कोई जेल में बैठ के कन्विक्टेड आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता था. अगर लोग उसे इलेक्ट करें तो वो इलेक्टेड होता था. अब क्या होता है कि जी वो हमने पावर दिया है, खुद रूल्स में नेशनल असेंबली ने पावर दिए. 2017 का कानून देख लें. आरओ जो है वो पुलिस, एफआईए, नैब, कई इलेक्ट्रिक, वापडा, सबसे इंफॉर्मेशन लेगी और कोशिश करेगी कि इस शख्स को नाअहल करो.